आप सभी जानते हैं कि आधुनिक ऐतिहासिक जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, इतिहास विषय पर पूरे विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, उसके आधार पर सभी लोग मूलतः जो शैक्षणिक और एकेडमिक विषय को जो पढ़ते पढ़ाते हैं, वो ये मानते हैं कि बुद्ध का निर्वाण 5वीं शताब्दी 483 बीसी में हुआ है। लेकिन हमारी जो परंपरा कहती है कि बुद्ध का निर्वाण जो है लगभग 1865 बीसी के आसपास हुआ है, या लगभग महाभारत काल के बाद 1200 वर्षों के बाद बुद्ध का जन्म हुआ और वो 80 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने ऐसी दार्शनिक परंपरा को, एक ऐसे दर्शन को, ऐसे जीवन दर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया, वह पूरे एशिया को प्रभावित किया है। और बहुत से देश हैं, लगभग 29 देश ऐसे हैं एशिया के जिनका कुछ ना कुछ बुद्धिस्ट पास्ट रहा है। तो ये बुद्ध निर्वाण का जो इपोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, जिसका एक सही तिथि का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो पर्शियन जो हिस्टोरियंस है वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। अलबरूनी एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे पर्शिया के। साथ में उन्होंने बहुत सारे देशों के विषयों पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनका एक पुस्तक है जो कि भारत पर है। वो 11th सेंचुरी में भारत में आए थे, लगभग 1018 से लेके 1031 ईस्वी के आसपास वो भारत में रहे, लगभग 13 वर्षों तक। वो कहते हैं कि खुरासान, पर्शिया, इराक, मोसुल, लगभग सीरिया तक बुद्धिज्म वहां तक स्प्रेड हो चुका था। लेकिन जब जरथुष्ट्र, जो जोरास्टर थे, जो द्वितीय थे, उनका जब आगमन हुआ, तब बुद्धिज्म जो है उस वो पर्शिया, इराक, मोसुल और सीरिया से हटकर केवल पूर्व की तरह ही रह गया। क्योंकि जोरथुष्ट्र ने जो अवेस्ता और जोरास्ट्रियनिज्म है और मघिज्म है, जिनका उन्होंने पुनरुद्धार किया था, जिससे बैक्ट्रिया तक बुद्धिज्म को सीमित कर दिया था। बैक्ट्रिया से आगे पूरे पर्शिया, इराक, मोसुल और ये सब जो है वो दोबारा जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो बुद्धिज्म जो है बैक्ट्रिया मतलब अफगानिस्तान तक सीमित रह गया। तब वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा, तो ईस्ट चाइना और दूसरे देशों तक बुद्धिज्म फैलने लग गया था। तो ये जो कथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कह रहे हैं कि जरथुष्ट्र, जो जोरास्टर जो पर्शियन इतिहास में हुए हैं, उनके जन्म से पहले ही बुद्धिज्म जो है सीरिया तक स्प्रेड हो चुका था। लेकिन आप देखिए, ये जो क्रोनोलॉजिकल एरर जो आधुनिक किताबों में पढ़ाया जाता है, जो यूनिवर्सिटीज और पूरे विश्व में, जोरास्टर द्वितीय का समय आता है 647 बीसी टू 570 बीसी। लेकिन बुद्ध का जन्म हो रहा है जोरास्टर के मृत्यु के 7 वर्ष के बाद। अगर बुद्ध का जन्म जोरास्टर के बाद हुआ है, तो जब जोरास्टर से पहले बुद्धिज्म सीरिया तक कैसे फैला था? इस प्रश्न का कोई उत्तर आधुनिक इतिहासकारों के पास नहीं है। वो केवल अलबरूनी के कथन को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय है जिसको अलबरूनी ने कहा है। केवल अलबरूनी नहीं, अबू रेहान है, उनका एक किताब है अथर उल बाकिया। ये अथर उल बाकिया एक ऐसा किताब है जो क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, जो पश्चिम के जो इतिहास जो देश हैं, इजिप्ट, पर्शिया, बेबीलोन, उनके इतिहास पर यह ग्रंथ लिखा है। इसमें वो है ना एक सूडो प्रॉफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये अबू रेहान ये सब मुस्लिम इतिहास पर ज़्यादा जोर देते हैं और वो मोहम्मद को ही असली प्रॉफिट मानते हैं। तो उनसे पहले कितने सूडो प्रॉफिट्स हुए हैं, तो उनके बारे में कहते हैं सबसे पहले जो स्थान रखते हैं बुद्ध साहब, बोधिसत्व या बुद्ध का, उसके बाद जरथुष्ट्र हुए हैं। तो अबू रेहान भी जोरास्टर को
बुद्ध के बाद रखते हैं, लेकिन फिर आधुनिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं इतिहास के, वो दोबारा वही गलती कर रहे हैं, जोरास्टर को बुद्ध से पहले रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रोनोलॉजिकल गलती है जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। चलो हम एक इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि बुद्ध का जो दिनांक जो दिया जाता है आधुनिक किताबों में कि 563 बीसी में उनका जन्म हुआ, वो 80 वर्ष तक जीवित रहे, उनका निर्वाण 483 बीसी के आसपास हुआ है। इस डेट का आधुनिक इतिहासकारों ने इस डेट का निर्धारण कैसे किया? सबसे पहले ये लेते हैं अलेक्जेंडर का डेट। अलेक्जेंडर जो पर्शिया पे आक्रमण करने के बाद लगभग 8 वर्षों तक उनका शासन रहा, 8 से 12 वर्षों तक, लगभग 323 बीसी के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अलेक्जेंडर के तिथि के आधार पर ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को अलेक्जेंडर के साथ समकालिक बना देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश के संस्थापकों में रहे हैं, जो कि चाणक्य ने नंद वंश को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था। लेकिन हमारी जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है वो ये कहता है कि महाभारत युद्ध के बाद 1500 वर्षों के बाद नंद आए हैं, नंद लगभग 100 वर्षों तक रहे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है। तो महाभारत काल से लगभग 1600 वर्षों का अंतर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। अगर हम 32nd सेंचुरी बीसी महाभारत का युद्ध जो पारंपरिक रूप से है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है लगभग 1596 बीसी, लगभग 1600 बीसी के आसपास। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त का समय 3024 बीसी 324 बीसी में रखा है। लगभग 1300 वर्षों का एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजिकल गैप है। और अलेक्जेंडर के साथ जो समकालिकता दिखाई गई चंद्रगुप्त, क्योंकि ग्रीक इतिहासकारों के किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक भारतीय राजा सैंड्रोकोटस जो है अलेक्जेंडर के समकालीन थे। लेकिन सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त हो सकता है, लेकिन बहुत सारे चंद्रगुप्त हुए हैं। मौर्य वंश में तो हुए हैं, एक नागवंश में भी चंद्रगुप्त हुए हैं, उसके बाद गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त हुए हैं। लेकिन ये कैसे माना जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही अलेक्जेंडर के समकालीन थे, वही सैंड्रोकोटस थे? ये एक मिस्टेकन जो आइडेंटिटी है उसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का समय निर्धारण किया गया। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है और इतिहासकारों का एक भयंकर भूल है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक का समय निर्धारित किया गया। तो अशोक का समय 3rd सेंचुरी बीसी में उन्होंने निर्धारित किया। फिर महावंश, दीपवंश, ये दो एक प्रमुख किताबें हैं जो श्रीलंका के इतिहास और श्रीलंका की क्रोनोलॉजी देते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक का जो कॉन्सिक्रेशन हुआ है वो लगभग 2018 वर्ष के, बुद्ध निर्वाण के 2018 वर्ष के बाद। तो महावंश और दीपवंश में जो श्रीलंका की क्रोनोलॉजी दी गई है वो बुद्ध निर्वाण से देके दी। तो हमको बुद्ध निर्वाण की सही तिथि का निर्धारण आवश्यक है श्रीलंका के इतिहास को, कालक्रमिक इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तो 483 बीसी इन्होंने मान लिया। उसके बाद 218 वर्ष पीछे आए तो 265 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक दिखाया गया है। और एक बर्मीज इपोक है जो बर्मा में और श्रीलंका में भी ये कहा गया है कि एक प्रोम इपोक है जो कि 623 वर्षों का एक है। तो उसको ये मान लिया गया कि बुद्ध निर्वाण के 623 ईयर्स के बाद प्रोम इपोक का प्रारंभ हुआ। प्रोम इपोक एक राजा सुमुंद्री है जो बर्मा के हैं, उन्होंने एक प्रोम सिटी बनाई है। उस सिटी का जो स्थापना ईयर है वो 623 वर्ष बाद आता है बुद्ध निर्वाण के बाद। लेकिन इन्होंने क्या किया, 78 एडी में जो शकांत इरा का प्रारंभ भारत में हुआ है, ये भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने उस इपोक का निर्धारण किया। तो उसके आधार पर उसके पीछे 623 वर्ष जाके 545 या 544 बीसी में बुद्ध निर्वाण को स्थापित किया। लेकिन प्रोम इपोक का
और शकांत जो इपोक है 78 एडी जो शकैरा का इपोक, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि प्रोम इपोक, प्रोम सिटी की स्थापना कब हुई उसका, और शकांत इरा का इपोक, भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने जो शकैरा का प्रचलन किया 78 एडी से लेकर के, दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक कंकॉक्टेड थियरी का इन लोगों ने, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने एक अजम्पशन के आधार पर 78 एडी को, प्रोम इपोक को एक समानार्थक मान के वो 544 बीसी को बर्मा का ट्रेडिशनल इपोक है बुद्ध निर्वाण का, ये उन्होंने प्रचारित किया। और यही श्रीलंकन टेक्स्ट और परंपरा में भी इसी को ही मान के ये, और एक डॉटेड रिकॉर्ड मिलता है चाइना के परंपरा में। कैंटन एक सिटी है चाइना के, उस सिटी में एक विनय पिटक, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, उस मैन्यूस्क्रिप्ट में 975 डॉट्स लगे हुए हैं। तो ये 975 डॉट्स का एक परंपरा ये बताती है कि उपाली जो विनय पिटक का जो उसकी प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में उन्होंने विनय पिटक लिखा, उस पर प्रथम एक डॉट लगाए। तो हर वर्ष एक डॉट एक वर्ष को इंगित करता है। तो ये मान लिया गया कि बुद्ध निर्वाण के 975 वर्ष के बाद यह मैन्यूस्क्रिप्ट चाइना गया। तो इन्होंने क्या किया, 486 बीसी से लेके 975 ईयर्स लेके 489 सीई में ये मैन्यूस्क्रिप्ट चाइना के कैंटन सिटी में संघभद्र लेके चले गए थे। तो अब बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो गलत अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि लेके चल रहे हैं, दूसरा एक जो प्रोम इपोक को शकांत इपोक के साथ जो दोनों में जो समानता दिखाई गई है, और एक एजम्पशन के आधार पर यह मान लिया गया कि विनय पिटक जो है 489 ईडी में ये मैन्यूस्क्रिप्ट चाइना गया है। तो इस आधार पर हिस्टोरियंस ने किया, लेकिन इन सभी में आप देखेंगे कोई भी एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। ये केवल बुद्ध निर्वाण, क्योंकि पूरी परंपरा में ये लगभग 1200 बीसी से आगे जा रहा था, तो हमारे जो एमिनेंट हिस्टोरियंस ने इसको किस तरीके से इस डेट को फिक्स किया, यह इस चित्र के द्वारा आपको समझ में आता है। कि जैसे ये टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा कि कैसे टॉम एक फ्रॉड करके गोल करने की कोशिश करता है, तो एमिनेंट हिस्टोरियन ने लगभग इसी तरीके से बुद्ध निर्वाण की स्थिति स्थापित की 483 बीसी में। तो जो एमिनेंट हिस्टोरियंस और जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस है, उनकी मेथडोलॉजी है सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस एंड सेलेक्टिव रिजेक्शन। सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं जिसमें ये कहा गया है कि अशोक का जो राज्याभिषेक है बुद्ध निर्वाण के 100 वर्षों के बाद हुआ, लेकिन इसको आज तक किसी भी इतिहासकार ने इसको कालक्रम में एक सही ढंग से उसको रिकॉन्साइल करके नहीं कर पाए। तो इसको ये एक नाम दे देते हैं शॉर्ट क्रोनोलॉजी, क्योंकि ये केवल 100 वर्ष की बात लगी। लेकिन ये लगभग 95% ऑफ बुद्धिस्ट सोर्सेस में ये लिखा हुआ है कि अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध निर्वाण के 100 वर्षों के बाद हुआ है। लेकिन लॉन्ग क्रोनोलॉजी, जो थेरवाद बुद्धिस्ट जो सोर्सेस हैं, साउथ इंडिया और श्रीलंका और बर्मा के जो सोर्सेस हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 218 वर्ष के बाद हुआ है, जबकि काला अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध निर्वाण के 100 वर्ष बाद हुआ है। अब एक समस्या है कि 100 वर्ष बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ कि 218 वर्ष के बाद। तो इन्होंने दोनों को दो अलग कैटेगरी बना दी, एक शॉर्ट क्रोनोलॉजी, एक लॉन्ग क्रोनोलॉजी। इनको शॉर्ट क्रोनोलॉजी से इनकी समस्या होती है, अलेक्जेंडर के समकालीन नहीं हो पाते, क्योंकि अगर बुद्ध का निर्वाण 483 बीसी है, तो 100 वर्ष बाद अगर अशोक का राज्याभिषेक होता है तो 383 बीसी में हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक से कम 50 वर्ष पहले रखना पड़ेगा, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर के समकालीन नहीं हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने शॉर्ट क्रोनोलॉजी को कहा कि ये क्रोनोलॉजी गलत है, तो उसको उन्होंने सेलेक्टिवली रिजेक्ट कर दिया। आज तक ये नहीं समझा पाए
क्यों बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये क्यों कहते हैं कि अशोक 100 वर्ष के बाद, बुद्ध निर्वाण के 100 वर्ष बाद उनका राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन उन्होंने सेलेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया साउथ इंडियन सोर्सेस, जो थेरवाद बुद्धिस्ट सोर्सेस है, कि अशोक का राज्याभिषेक 218 वर्ष हुआ, क्योंकि उससे उनकी समस्या कुछ हद तक सोल्व हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसी तरीके से अलेक्जेंडर के समकालीन सिद्ध कर पाते हैं। और एक और समस्या है कि हमारा हमारे जितने भी शंकराचार्य के पीठ हैं, श्रृंगेरी, कांची और ये हमारे गोवर्धन पीठ पुरी में, द्वारका पीठ, सभी के जो पारंपरिक सोर्सेस है उसमें ये लिखा हुआ है कि आदि शंकराचार्य का जन्म जो है 6ठी सदी बीसी में हुआ है। अगर आदि शंकराचार्य 6ठी सदी बीसी में हुए हैं और वो वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मकीर्ति का उल्लेख करते हैं कि जो कि बुद्ध निर्वाण के 1200 वर्ष बाद हुए हैं, तो आदिशंकर से पहले लगभग 1200 वर्ष पहले बुद्ध निर्वाण को स्थापित करना पड़ेगा। तो एक आज तक आदि शंकराचार्य के सही तिथि पर भी निर्धारण नहीं हो पाया, और ये इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जोरास्टर पर्शियन हिस्टोरियन हमेशा में जरतुष्ट्र जो है वो बुद्ध के जीवन काल के बाद उनका जन्म होता है, लेकिन आधुनिक इतिहास के किताबों में ये लिखा जाता है कि जोरास्टर जो है बुद्ध से पहले ही उनकी मृत्यु, बुद्ध के जन्म से पहले ही जोरास्टर की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी क्रोनोलॉजिकल जो गलतियां हैं, आधुनिक इतिहासकार इनका कोई समाधान आज तक नहीं बता पाए। चलिए हम एक जो लिटरेरी एविडेंस है, हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं। लुम्बिनी में जो बुद्धिस्ट श्राइन है वो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट श्राइन है, क्योंकि लुम्बिनी में ही एक वन था, एक उपवन था, जिसमें महात्मा बुद्ध की माता माया देवी उस वन में गई थी, वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थल है। तो उसमें जो बुद्धिस्ट श्राइन बना है वो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट श्राइन माना जाता है। तो इस श्राइन में ये अभी नेपाल में स्थित है। उस लुम्बिनी में जो श्राइन है, रिसेंटली लगभग 20 वर्ष पहले या लगभग 15 वर्ष पहले एक पेड़ को वहाँ से हटाना था उस मंदिर के आसपास। तो जब ये किया गया तो वो लुम्बिनी मंदिर के जो बहुत ही नीचे के लेयर से एक्सपोज हो गए थे। तब यूनेस्को ने एक टीम बनाई, एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के एक टीम है, उन्होंने वहाँ पर नए सिरे से खुदाई की ताकि पता लगा सके कि ये जो बुद्धिस्ट है उसके नीचे कितने लेयर्स तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे C5, आप अगर ये जो C5 है, C5 ये ट्रेंच 5 है। यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल सैंक्टम सैंक्टोरम हो जाता है उस मंदिर का, यहाँ पर उन्होंने ये जो एक्सकैवेशंस किए उसमें जो जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके आधार पर जो कार्बन डेटिंग की गई उसका डेटिंग जाता है लगभग 1681 BC से लेके 1521 BC तक। और जो OSL डेटिंग किया गया है वो OSL डेटिंग से भी जो है वो लगभग 15 से लेके 16 सेंचुरी BC तक जाता है। अब जब ये खुदाइयाँ हो रही थी तब कई बार अखबारों में ये आया कि नहीं, बुद्ध की तिथि को हमको और पीछे ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो एक्सकैवेटर थे उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने ये वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्ध की तिथि को पीछे नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, लुम्बिनी में कोई प्राचीन कल्ट रहा होगा, कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा जिसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उस मंदिर के ऊपर ये बुद्धिस्ट श्राइन बना है। लुम्बिनी जो पूरे इतिहास में, बुद्धिस्ट के इतिहास में, लुम्बिनी केवल एक उपवन था, एक बगीचा था जहाँ पर माया देवी घूमने गई थी। वहाँ पर किसी मंदिर के होने का या कोई पुराना कोई होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है, उसी के आधार पर
ये पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर वहां खड़ा किया गया है। वहां कोई कल्ट होने का, कोई अर्ली कल्ट होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन ये कॉन्कॉक्ट किया गया, अगेन एक और फ्रॉड किया गया। इस इन ये जो भी कार्बन डेटिंग और ओएसएल डेटिंग के आधार पर 16 टू 17 सेंचुरी बीसी तक जो डेट्स जा रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश की कि 17 सेंचुरी बीसी से लेके 5th सेंचुरी बीसी तक जो भी स्ट्रक्चर रहा है वो बुद्धिस्ट से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक आधुनिक एक एकेडमिक फ्रॉड है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि क्योंकि परंपरा से बुद्ध की तिथि लगभग 1900 बीसी तक जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको ना तो स्वीकार करने की स्थिति में है ना उसका, क्योंकि इतिहासकार वही पढ़ता है जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि ये डेट्स किस आधार पर स्थापित किए गए। तो क्रोनोलॉजी कभी भी इतिहास का जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्रोनोलॉजी पर पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है आज तक। हमें ये स्थापित करना पड़ेगा कि कैसे हमारी क्रोनोलॉजी में हर एक डेट की स्थापना कैसे होती है। इसलिए हर एक इतिहासकार को क्रोनोलॉजी के निटिग्रिटीज को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो लुम्बिनी में जो प्रथम अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट श्राइन है, उस श्राइन के में जितनी भी खुदाइयाँ हुई जो कार्बन डेटिंग और ओएसएल डेटिंग के आधार पर ये 17वीं सदी तक के डेट्स मिले हैं। तो ट्रेडिशनल इंडिक क्रोनोलॉजी जो है वो कैसे इसको साबित करता है। जैसे पुराणों में जो कलयुग राजाओं का या महाभारत काल के बाद के जितने भी राजाओं हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी दी हुई है। सबसे पहले महाभारत युद्ध का समय है 3162 बीसी। ये मैंने आईहोल इंस्क्रिप्शन में जो महाभारत युद्ध की तिथि दी गई है उसके आधार पर मैंने ये तिथि निर्धारित की, और यही इंटरनल जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है वो भी यह साबित करता है कि 3162 बीसी में ही महाभारत का युद्ध हुआ। कार्तिक अमावस्या है वो 25 अक्टूबर 3162 बीसी। तो इसके महाभारत युद्ध से लेके एक बृहद्रथ वंश है जो कि मगध में राजगृह में उन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद प्रद्योत डायनेस्टी 138 ईयर्स तक उनका शासन रहा है। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी 360 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद नंद डायनेस्टी लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। अगर इन सब को जोड़ ले तो लगभग 1600 वर्षों का समय आता है। तो हमें मौर्य वंश का समय 1600 वर्षों तक का आता है। तो इसलिए जो है अगर 3162 बीसी से लेकर अगर हम ये नंद वंश के शासन का प्रारंभ का लेते हैं तो लगभग 1500 वर्षों का आता है। महात्मा बुद्ध जो है नंद वंश के बाद रखा ही नहीं जा सकता। नंद वंश से लगभग 150 वर्ष या 200 वर्ष पीछे रहे हैं। तो हमें नंद डायनेस्टी से लगभग 200 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो लगभग महाभारत युद्ध के बाद 1200 वर्षों के बाद उनका जन्म होता है। उनका जो निर्वाण है लगभग 1300 वर्षों में, महाभारत काल से लेकर 1300 वर्षों का अंतर रहा जब बुद्ध का निर्वाण होता है। तो बुद्ध निर्वाण से लगभग 1300 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ है। तो ये जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है वो ये कहता है कि मगध में नंद वंश के शासन की स्थापना से पहले ही बुद्ध का निर्वाण हो चुका है। तो महापद्मनंद जो मगध के सिंहासन पर जब आसीन हुए वो समय था 1664 बीसी। तो महाभारत काल से लेकर 1500 वर्षों में ये महापद्मनंद का राज्याभिषेक हुआ। तो इनसे लगभग 200 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा अगर हमें बुद्ध निर्वाण के इपोक को स्थापित करना है। तो केवल एक समस्या आती है कलहण की राजतरंगिणी में, क्योंकि कलहण की राजतरंगिणी एक समस्या हमारी पुराणों में हो गई है। ये जब एक एक वंश के जब कालक्रम देते हैं तो जैसे बृहद्रथ डायनेस्टी 1000 वर्षों तक, प्रद्योत डायनेस्टी 138 वर्ष और 360 शिशुनाग, ये मिलकर लगभग 1500 वर्ष हो जाते हैं। या लगभग 1498 ईयर्स 1498 ईयर्स होता है। लेकिन एक गलती से जो है उन्होंने
ये 1050 वर्षों का भी एक उल्लेख आता है। एक जगह पंचशतम की जगह पंचाशत पढ़ा गया है। पंचशतम से 500 वर्ष होता है, पंचाशत से 50 वर्ष हो जाता है। तो एक जो 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 भी लिपिकार थे जिन्होंने पुराणों का दोबारा वो लेखन करते हैं, क्योंकि पहले किताबों का मुद्रण तो नहीं हो सकता था, कोई हाथ से लिख लिख के ही कॉपियां बनाते थे। तो किसी से ये गलती हो गई, पंचशतम को पंचाशत लिखा गया, जिसकी वजह से 500 वर्ष 50 वर्ष में बदल गया। उससे 1050 वर्ष बाद ही महापद्मानंद का आता है। इसीलिए थोड़ी सी गलती राजतरंगी, वो लगभग 300 वर्ष पीछे चले जाते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि वो बुद्ध निर्वाण लगभग 2000 बीसी के पीछे है क्या। तो मगध और जो नेपाल में जो परंपरा है, क्योंकि ये लेटर ट्रेडिशन से, गया में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 1813वां बुद्ध निर्वाण के वर्ष में एक राजा अशोक चल हुए थे, उनसे संबंधित ये इंस्क्रिप्शन है। तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से जो इपोक दिया गया है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। एक नेपाली मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें भी 1811वां बुद्ध निर्वाण वर्ष को उल्लिखित किया गया और शकाब्द भी लिखा गया है। एक 1194 शकाब्द में हुआ है। हम अगर दोनों को लेके एक उन तिथियों का निर्धारण करें तो ये लगभग दोनों में जो शक और बुद्ध निर्वाण में 617 वर्षों का अंतर है। तो आप 583 बीसी में 617 वर्ष ऐड कर दीजिए तो आपको लगभग 1100-1200 बीसी के आसपास आता है। तो 12000 बीसी का, तो ये एक लेटर परंपरा है, क्योंकि ये लगभग 6ठी सदी ईस्वी में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। एक सुमति तंत्र टेक्स्ट है नेपाल का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि महाभारत काल के 2000 वर्षों के बाद नंदों को शासन हुआ। ये भी एक सुमति तंत्र की गलती है, क्योंकि सारे पुराणों में नंद वंश जो है 1500 वर्षों के बाद ही आता है। ये गलती क्यों हुई है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सुमति तंत्र ये एक तरह का जैन टेक्स्ट है। एक जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने कुछ कालक्रम बताया है, लेकिन किसी भी पुराण में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नंदवंश महाभारत काल के 2000 वर्षों बाद हुए। वस्तुतः नंद केवल 1500 वर्ष, महापद्मानंद का राज्याभिषेक महाभारत युद्ध से 1500 वर्षों के बाद उनका राज्याभिषेक होता है। एक और इंस्क्रिप्शन मिला है गया में, उसमें ये लिखा हुआ है 2427वां जो बुद्ध निर्वाण का वर्ष है, ये लिखा हुआ है। उस समय JF लीट स्वयं जीवित थे और उसका अगर समय निकालते हैं 1800, आज से लगभग 130 ईयर्स 140 ईयर्स पहले हुआ है। तो JF ने ये किया कि ये जो है एक मॉडर्न इंस्क्रिप्शन है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय लगभग एपिग्राफिका इंडिका के लगभग 4-5 वॉल्यूम्स प्रकाशित हो चुके थे, इंडियन एंटीक्वारी के प्रकाशित हो चुके थे, एपिग्राफिक स्टडीज आर्कियोलॉजी काफ़ी उन्नत स्तर पर थी। उस समय 1000 मैंने लगभग 1884 ईस्वी में कौन ये जो अभिलेख गया में लिखा, लेकिन उसकी जो हम लिपि का करते हैं तो ये लगभग 12वीं या 13वीं सेंचुरी से पीछे का नहीं हो सकता। तो ये एक और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि JF लीट ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई पुराना अभिलेख है। लेकिन ये अभिलेख की जो पैलियोग्राफी है, जो लिपि है, जिस लिपि में लिखा गया जो भी है, वो 12वीं-13वीं सदी से ही मैच करता है। तो ये जो एक लेटर ट्रेडिशन मगध जो है वो 1200 बीसी के आसपास बुद्ध निर्वाण को लेके चला है। तो अब हम देखते हैं बर्मीज और श्रीलंकन इंस्क्रिप्शन में। बर्मा में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें लगभग मैंने 19 इंस्क्रिप्शंस का मैंने संकलन किया। इसके अंदर इन इंस्क्रिप्शंस में बुद्ध धर्म का जो संवत है उसको भी उल्लिखित किया गया और शक ईरा को भी उल्लिखित किया गया। अगर हम दोनों को मैच करते हैं तो लगभग आप देखेंगे एक को छोड़कर बाकी सब में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि शकईरा और बुद्ध धम्म ईरा
दोनों में लगभग 1182 वर्ष 1182 ईयर्स का ये डिफरेंस है। एक टिबेटन ट्रेडिशन से इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, क्योंकि टिबेटन ट्रेडिशन एक लेटर ट्रेडिशन है, तो उस समय बहुत सारी बुद्ध के निर्वाण की तिथि को लेकर बहुत से भ्रांतियां रही हैं, जिसके कारण काफ़ी विवाद भी हुआ है। बाद में एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए पद्म कप्रो, उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी अलग अलग तिथियां हैं उन सबको जोड़ करके एक एवरेज डेट निकाला है। वो एक तरीके से एक अवैज्ञानिक तरीका था, लेकिन ये बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं लेटर टिबेटन ट्रेडिशन के, उनमें बहुत सारी तिथियां मिलती, लेकिन सारी तिथियां लगभग 1000 बीसी के पहले के ही होते हैं। तो सबसे बड़े समस्या हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय कालक्रम में दो बहुत बड़ी गंभीर गलतियां हुई हैं। एक जो शकैरा को लेके, ये मैंने कई बार आपको मैंने इसके बारे में बताया है कि शकैरा 78 एडी में प्रारंभ नहीं हुआ। इसके दो अलग अलग इपोक थे। एक इपोक 583 बीसी में स्टार्ट हुआ, जिसको चेस्टन जो शक राजा था उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, जबकि भारतीय जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र थे, उन्होंने 78 एडी को सेलेक्ट किया, क्योंकि उस समय एक परफेक्ट कंजक्शन था सन और जुपिटर, सन मून और जुपिटर का अश्विनी नक्षत्र में, और वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और वो संडे था। तो इसलिए जो है ये भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने 78 एडी को एक शकांत इरा के नाम से उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन एक गलती ये हो गई कि सारे भारतीय जो है इसको भी शक कहने लगे। एक प्राचीन शक था, एक अर्वाचीन शक था, दोनों को शक कहने की वजह से लगभग 1000 या 10वीं 11वीं सदी तक आते आते हम प्राचीन शक को भूल चुके थे। तो इसलिए में हर एक शक का हमको 78 एडी से चलने लगे। उसी परंपरा को कॉलोनियल हिस्टोरियंस और भारतीय इतिहासकार उसी परंपरा में चलते हुए उन्होंने 78 एडी को ही शक माना है, जिसकी वजह से लगभग 661 वर्षों का एक क्रोनोलॉजिकल एरर हुआ है। इसको मैंने कैसे स्थापित किया? एक कुर्तकोती कॉपर प्लेट्स हैं जो कि बादामी के आसपास, बादामी के पास एक जगह है, वहाँ पर एक कुलकर्णी एक व्यक्ति है, उनके घर दोबारा वो बनवा रहे थे, तो उन्होंने खुदाई करवा रहे थे, तब उनको ये कॉपर प्लेट मिला। उस कॉपर प्लेट में एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स का वर्णन है। उसका एग्जैक्ट टाइमिंग अगर हम कैलकुलेट करें 3000 वर्षों में 1500 बीसी से लेके 1500 एडी तक केवल एक ही डेट उस कॉपर प्लेट में दिए गए डेट को मैच करता है, वो 9 मई 53 बीसी। और ये कहा गया कि वो कॉपर प्लेट 530 शकैरा में उस कॉपर प्लेट को लिखा गया। तो अगर हम 53 बीसी में 530 वर्षों को जोड़ें तो ये लगभग 583 बीसी ये इपोक आता है। इस तरीके से हमें प्राचीन शक का एक इपोक मिल जाता है, कब उसका प्रारंभ हुआ और कब शकांत हुआ। सेकंड जो गंभीर गलती है भारतीय कालक्रम में, वो है भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य का मान लेना। एक्चुअली भद्रबाहु ये महावीर के उन्हीं परंपरा में 5वें श्रोतकेवलिन है। भद्रबाहु उज्जैन में गए थे। उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य बन गए, और वो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद वो अपना नाम बदल के, चंद्रगुप्त नाम बदल के वो विशाखाचार्य हो चुके। तब भद्रबाहु और विशाखाचार्य दोनों श्रवण बेलगोला में आते हैं, और उन्होंने वहाँ पर चंद्रगुप्त और भद्रबाहु दोनों वहीं पे रहने लगे। तो अब जो उज्जैन के राजा जो चंद्रगुप्त थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ये हुआ है, ये गलती हुई है ये हेमचंद्र के द्वारा। अगर हम महावीर निर्वाण की तिथि करें तो शकैरा से लगभग 605 वर्ष, 583 बीसी मैंने अभी बताया कि प्राचीन शक का प्रारंभ 583 बीसी में हुआ था, उसमें 605 वर्ष को आप जोड़ दीजिए तो 1189 बीसी 1189 बीसी में महावीर का निर्माण हुआ। जो चंद्रगुप्त जो राजा हुए उज्जैन, वो महावीर निर्माण के 155वें वर्ष होते हैं लगभग। अगर आप 1189 में
155 ईयर्स को आप माइनस करिए तो 1034 बीसी में चंद्रगुप्त उज्जैन के राजा बने। उनके पुत्र थे सिंहसेन, सिंहसेन के पुत्र भास्कर है, भास्कर के पुत्र संप्रति है। अब ये जो जीनियोलॉजी है ये मौर्यों की जीनियोलॉजी से बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त का पुत्र सिंहसेन है, उनका जो पौत्र है भास्कर है। ये जीनियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती। और संपूर्ण जो कर्नाटक का साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का माना गया। तो एक मालव गुप्त वंश रहा है जो कि प्राचीन गुप्त वंश है, जो उज्जैन में शासन किए करते रहे, वो जो मालव गुप्त हैं उनसे संबंधित हैं चंद्रगुप्त, और इनका कोई मौर्य वंश से कोई संबंध नहीं। और ये जो गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त है वो जैन मॉन्क बने हैं, जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद वो विशाखाचार्य बने हैं। और भद्रबाहु का निर्वाण होता है 170th ईयर ऑफ महावीर निर्वाण ईरा। हाँ, महावीर निर्वाण 1189 से 170 माइनस करिए 1019 बीसी में भद्रबाहु का निर्वाण होता है। तो और एक बहुत बड़ी समस्या जैन हिस्टोरियन के साथ हुई, क्योंकि वो जब जैनिज्म का जो इतिहास लिख रहे थे हेमचंद्र, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त जो, क्योंकि जो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षसम नाटक है वो काफ़ी प्रसिद्ध था, और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धि प्रारंभ से ही रही है। तो एक जैन इतिहासकारों ने एक गलती की, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु का शिष्य मान लिया गया। वस्तुतः उज्जैन के राजा जो चंद्रगुप्त थे वो मालव गुप्त वंश के राजा थे, उनका मौर्य वंश से कोई संबंधित नहीं था। इस गलती की वजह से एक क्या हुआ, महावीर और बुद्ध दोनों कंटेम्प्ररी हो गए। तो एक कालक्रमिक आप देख लीजिए, लगभग 600 वर्षों से 664 वर्षों का अंतर है बुद्ध निर्वाण और महावीर निर्वाण में, लेकिन दोनों को कंटेम्प्ररी किया गया, तो जिसकी वजह से केवल 8-10 वर्षों का ही अंतर हो जाता है। तो एक एडिशनल 660 वर्षों का एरर आता है जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु का शिष्य मान लेते हैं। तो इस तरीके से बुद्ध के निर्वाण में लगभग 1380 वर्षों का एक कालक्रमिक एरर आया है। अब सही इपोक हम कैसे निर्धारित करें, जैसे कि मैंने स्थापित किया 1864 बीसी में। सबसे पहले हम पौराणिक परंपरा लेते हैं, पुराण के परंपरा के आधार पर ये 1664 बीसी से पहले ही है, क्योंकि 1664 बीसी में महापद्मनंद का राज्याभिषेक हुआ है। तो महापद्मनंद से पीछे आप लगभग 200 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, वो 1864 बीसी बुद्ध निर्वाण आता है। राजतरंगिणी में लगभग 300-400 वर्षों का एक क्रोनोलॉजिकल एरर है, वो मैंने बताया, क्योंकि पुराणों में एक गलती हो गई, लिपि जो उसके प्रतियां बनाते थे उन्होंने पंचशतम को पंचाशत मान लिया, जिसकी वजह से 1500 वर्षों की जगह 1050 ईयर्स में ही महापद्मनंद का राज्याभिषेक किया गया। उस वजह से राजतरंगिणी कार में से एक क्रोनोलॉजिकल एरर हुआ है। बर्मा और श्रीलंका में बुधवर्ष का प्रयोग होता रहा है, जिनके बुधवर्ष और शकैरा के बीच में अंतर है 1182 ईयर्स। आप अगर 583 बीसी में 1182 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो 1765 बीसी आता है। ये 1765 बीसी वो इपोक है जिस समय थेरवाद बुद्धिज्म का जन्म हुआ। लगभग 100 वर्षों के बाद जब द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ, उस समय महासांघिक और थेरवादियों में एक बहुत बड़ी चर्चा चली, जिसकी वजह से थेरवादिन जो है वो महासांघिकों से अलग हो गए। तो थेरवाद बुद्धिज्म हमेशा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को एक इपोक के रूप में मानते हैं, उसको वो बुद्ध वर्ष कहने लगे थे, बौद्ध धर्म वर्ष कहने लगे थे। तो उसका इपोक आता है 17। तो ये 1765 ये बुद्ध निर्वाण का नहीं है, ये थेरवाद बुद्धिज्म के जन्म की तिथि है, जिस समय बुद्ध वर्ष को स्थापित किया गया। लेकिन भारतीय जो लेटर इतिहासकारों ने क्या किया, वो 78 एडी को शक मान के उसमें 1182 जोड़ दिए, इसलिए लगभग 1104 बीसी तक जाता है। जो मैंने बताया कि जो लेटर मगध ट्रेडिशन में गया में 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो
ये कि उस समय तक वो शकैरा भूल चुके थे, तो 78 एडी में ही 1182 ईयर्स की वजह से ये हुआ। आधुनिक इतिहासकार क्या करते हैं, ये 638 एडी में एक बर्मीस इपोक मान लेते हैं। ऐसा कोई इपोक बर्मा में नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कंकॉक्टेड इपोक बनाया 638। एक्चुअली उस समय एक कैलेंडर का प्रयोग हुआ है बर्मा में, बर्मीस कैलेंडर प्रारंभ होता है, लेकिन उसका शकैरा से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या किया, बर्मीज इपोक को शक इपोक मान के उसमें 1182 ईयर्स को जोड़ा और 544 बीसी में बुद्ध निर्वाण को माना। लेकिन 544 भी नहीं मानते, उसमें से लगभग 61 वर्ष कम करके 483 बीसी में बुद्ध निर्वाण की तिथि इन्होंने स्थापित की। उसकी कोई पारंपरिक प्रमाण नहीं है, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। सो आपने देखा कि किस तरीके से आधुनिक इतिहासकार और कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने एक बहुत ही चाइल्डिश मेथडोलॉजी अपनाई, वेरी जुवेनाइल मेथडोलॉजी। उसके आधार पर उन्होंने बुद्ध निर्वाण को 483 बीसी में स्थापित किया। मगध और नेपाल का जो ट्रेडिशन है उसमें 583 बीसी में 617 वर्ष जोड़ के 1200 बीसी तक जाते हैं। ये जो परंपरा है, ये परंपरा इसलिए आई क्योंकि महावीर और बुद्ध को समकालीन समझने लगे। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन हो गया था, जो कि लेटर जैन इतिहासकारों ने इस विषय को रखा। अब जो लॉन्ग क्रोनोलॉजी है, जो थेरवाद बुद्धिज्म, वो ये कहता है कि जो बुध वर्ष है, जो थेरवाद बुद्धिज्म का जो जन्म का तिथि है वो 1765 बीसी है। उससे 2018 वर्ष के बाद मौर्य अशोक का राज्याभिषेक है। जबकि शॉर्ट क्रोनोलॉजी ये कहता है कि बुद्ध निर्वाण के 100 वर्ष के बाद, जब द्वितीय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उस समय काला अशोक, एक और अशोक हुए हैं मौर्य अशोक से पहले, उनका राज्याभिषेक हुआ है। दोनों शॉर्ट और लॉन्ग क्रोनोलॉजी दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग इपोक को रिफर करते हैं। शॉर्ट क्रोनोलॉजी रिफर करता है बुद्ध निर्वाण के इपोक को, जबकि लॉन्ग क्रोनोलॉजी रिफर करता है थेरवाद बुद्धिज्म के इपोक को, जिसको बुध वर्ष करके इंस्क्रिप्शंस में रिफर किया गया है। अब हम जब बुद्ध निर्वाण की तिथि लेना है, तो हमको जो थेरवाद बुद्धिज्म की जो बुद्धिज्म का जो इपोक है उसमें 100 वर्ष आपको जोड़ देना है। वो 1864 बीसी में बुद्ध निर्वाण आता है। यही क्रक्स है, आपको दोनों क्रोनोलॉजी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग अशोक की बात कर रहे हैं। एक काला अशोक हुए हैं जिनका 28 ईयर्स तक जिनका शासन रहा है, वो बुद्ध निर्वाण के 100 वर्ष के बाद जिनका राज्याभिषेक हुआ, 1765 बीसी में उनका राज्याभिषेक हुआ है। उन्होंने 28 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन जो लॉन्ग क्रोनोलॉजी ये कहता है कि थेरवाद बुद्धिज्म का इपोक है 1765 बीसी, वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। वहां से 218 वर्षों के बाद मौर्य अशोक का शासन है। वो मौर्य अशोक 36 वर्षों तक शासन किए। तो इस तरीके से उनका समय आता है 1547 बीसी से लेके 1511 बीसी तक। अब हम बुद्धिज्म के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनका हम जैसे निर्धारण करते हैं कि बुद्ध के जन्म तिथि क्या है। हमने अभी 7 मई को हमने बुद्ध जयंती मनाई। ये हम जो वैशाख पूर्णिमा को जो बुद्ध का जो जन्मोत्सव मनाते हैं, वो एक गलत परंपरा है। वो हम कुछ 100-200 वर्षों में या लगभग 400-500 वर्षों में शासन के 400-500 वर्षों में हम इस परंपरा को फॉलो करने लगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का निर्वाण हुआ है, लेकिन उनका जन्म कब हुआ है ये हमको अश्वघोष के द्वारा रचित जो बुद्ध चरितम है उसमें लिखा हुआ है, ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्यः। वो पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। अगर आप चाइना, जापान, कोरिया और बहुत सारे जो दक्षिण एशिया के, जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनमें चाइनीज कैलेंडर के 4th महीने के 8वें दिन उसका बुद्ध जन्म का उत्सव मनाया जाता है। उसको वेसक कहते हैं वहाँ पर।
जो वेसक फेस्टिवल है वो वैशाख शुक्ल अष्टमी है, क्योंकि उसी दिन पुष्य नक्षत्र था। तो वस्तुतः बुद्ध का जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी को हुआ है, जबकि उनका निर्वाण हुआ है वैशाख पूर्णिमा को। हमने उनका जन्म और निर्वाण को एक मान के हमने इस पूर्णिमा के दिन ही, भारतीय और कुछ और देश हैं जो वैशाख पूर्णिमा को करते हैं, लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं वो वैशाख शुक्ल अष्टमी को ही बुद्ध जन्म को मानते हैं। वो एक प्राचीन परंपरा है, क्योंकि अश्वघोष का जो बुद्ध चरितम है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि बुद्ध का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। वैशाख पूर्णिमा का दिन पुष्य नक्षत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में ही संभव है। और बुद्ध का जो एनलाइटनमेंट है, उनको जब वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, वो लगभग 35 वर्ष के आयु के थे। तो वो भी उनका जो एनलाइटनमेंट है वो हुआ है, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, वो 23 अप्रैल 1909 BC। और बुद्ध का निर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ, वो 5 अप्रैल 1864 BC। और जो थेरवाद बुद्धिज्म का जन्म हुआ है सेकंड, और जब कालाशोक का अभिषेक हुआ है 1765 BC। एक और हुए हैं नागार्जुन वज्रपाणी। ये वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी, मंजुश्री, ये तीनों महापुरुष जो है वो महायान के प्रवर्तक रहे हैं। तो वज्रपाणी के भी निर्वाण का उल्लेख बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है। तो वज्रपाणी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, तो वो लगभग बुद्ध निर्वाण के 300 वर्ष बाद उनका निर्वाण होता है। और ये लिखा हुआ है, जो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, गिलगित में एक बुद्धिस्ट स्तूप है, उस स्तूप के अंदर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे राजा हरि सिंह के समय में। तो उन्होंने उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट का संपादन करके प्रकाशित किया। उसमें ये लिखा हुआ है, येष चतुर्वर्ष शत परिनिर्वृत्तस्य मम वज्रपाणेः कनिष्को नाम राजा भविष्यति। ये कुषाण कनिष्क का समय बताया जा रहा है कि वज्रपाणी के निर्वाण के 400 वर्ष बाद कनिष्क जो है राजा होते हैं, उन्होंने एक स्तूप बनाया है। कनिष्क ने, जो पेशावर पुरुषपुर है, वहाँ पर एक बहुत ही भव्य स्तूप का निर्माण किया था। तो उनका समय आता है 1150 BC में। तो लगभग 1550 BC के आसपास नागार्जुन वज्रपाणी का निर्माण हुआ है। संयुक्त निकाय में अब हम क्या करते हैं, अब बुद्ध का निर्वाण 1864 BC में हमने स्थापित किया। अब हम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस देखते हैं। एक संयुक्त निकाय है, इसके अंदर 2 सूक्त हैं, एक चंद्रमा सूक्त और सूर्य सूक्त। इन दोनों जो सूक्त हैं, चंद्रमा सूक्त और सूर्य सूक्त, उसमें ये लिखा हुआ है कि बुद्ध अपने निर्वाण से पहले श्रावस्ती में रहे हैं। श्रावस्ती में जो है एक चंद्र ग्रहण हुआ, उसके बाद एक सूर्य ग्रहण हुआ है, उसके बाद ही बुद्ध का निर्वाण हुआ है कुशीनगर में। अब हम ये जो ल्यूनर इक्लिप्स फॉलोड बाय ए सोलर इक्लिप्स, ये वेरीफाइएबल एविडेंस है। हमने तिथि निर्धारण की बुद्ध निर्वाण की 1864 BC में। तो अब आप नासा में जो डेटा, नासा वेबसाइट पे जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का डेटा अवेलेबल है, उससे आप चेक कर लीजिए। 8 मार्च 1864 BC में एक चंद्र ग्रहण हुआ, जो कि श्रावस्ती में विजिबल था। उसके बाद 15 दिन के बाद 22 मार्च के आसपास एक सूर्य ग्रहण हुआ, एन्युलर सोलर इक्लिप्स। वो इक्लिप्स भी श्रावस्ती में विजिबल है। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, ये भी यह स्थापित करता है कि जिस वर्ष में बुद्ध का निर्वाण हुआ है, उस समय श्रावस्ती में एक चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों 15 दिन के अंदर एक ही महीने में हुए थे। ये भी जो है ये चैत्र मास में हुआ। तो लगभग ये श्रावस्ती में जब सूर्य ग्रहण, उसके 15 दिन के बाद ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक महावंश, ये श्रीलंका के इतिहास का और श्रीलंका की क्रोनोलॉजी देता है। महानामा करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए, उन्होंने महावंश की रचना की। महावंश में ये लिखा हुआ है कि बुद्ध जो है अपने एनलाइटनमेंट, माने अपने जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उसके बाद श्रीलंका आए थे। तो वो श्रीलंका कब आए थे? जब बुद्ध अपने बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उसके बाद 9th मंथ 9वें महीने में वो श्रीलंका में आए थे।
तो जब बुद्ध निर्वाण हुआ है वैशाख, बुद्ध को जो बोधि वृक्ष के पास जो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ है वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ। वैशाख पूर्णिमा से अगर आप 9 महीने आगे आइए तो वो पुष्य मास होता है, उसी के बारे में कह रहे हैं। उसको प्राकृत में फुस लिखा हुआ है। तो पुष्य मास के पूर्णिमा के दिन जब बुद्ध एक महियंगाना यक्षों की एक नगरी है वहां पर आए थे, तो वहां पर ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स दोनों हुए थे, वो पुष्य मास में ही हुए थे। तो ये है, आप अगर वहां से, मैंने बताया था 1909 बीसी 23 अप्रैल को बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तो उससे 9 महीने बाद आइए 15 जनवरी 1908, उस दिन एक ल्यूनर इक्लिप्स हुआ, वो श्रीलंका में विजिबल है। उसके बाद 29 जनवरी 1908 बीसी में एक और सूर्य ग्रहण हुआ। इस तरीके से ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है ये भी स्थापित होता है। उसके बाद बुद्ध जो है एक सेकेंड टाइम वो दोबारा श्रीलंका में विजिट किए, वो आता है चैत्र मंथ के 5वें वर्ष के चैत्र मास में हुआ है, जब बुद्ध जो है नागदीप और जेतवन आते हैं। उस समय उन्होंने एक नाग राजा आए थे, महोदर और चूलोदर, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट था, दोनों में युद्ध की स्थितियां बनी थी। उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो गए थे। तो वहां पर भी एक सोलर इक्लिप्स हुआ, और ये सोलर इक्लिप्स आपको 12 मई 1904 बीसी में ये हुआ है। जब हम ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी को रिकॉन्साइल करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आधुनिक इतिहासकारों के लिए। पुराणों में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, जो बुद्धिस्ट सोर्सेस में क्रोनोलॉजी दी गई, जो जैन सोर्सेस में जो क्रोनोलॉजी दी है, तीनों का सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि भारतीयों को क्रोनोलॉजी का कोई सेंस नहीं है, उनको इतिहास लिखना नहीं आता। वस्तुतः तीन अलग अलग क्रोनोलॉजी की बात करनी है। पुराणों में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, महाभारत काल से लेके जो क्रोनोलॉजी दी गई है, उसके आधार पर हम बहुत ही सटीक रूप से महाभारत युद्ध से लेकर गुप्त वंश तक की एक क्रोनोलॉजी हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3162 बीसी, 3162 बीसी में महाभारत युद्ध। उसके बाद बृहद्रथ, प्रद्योत, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग वंश, कण्व, शातवाहन। और बुद्धिस्ट सोर्सेस में वो बुद्ध निर्वाण से लेके चलते हैं, तो बुद्ध के समय में बिंबिसार राजा थे जो कि हर्यंक डायनेस्टी के थे। बिंबिसार, फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट अजात शत्रु, उदयबद्ध, कालाशोक, नागार्जुन वज्रपाणी, मौर्य अशोक। मौर्य अशोक और जो मौर्यों की तिथि जो पुराणों में दी गई, वहीं पर हमको दोनों को मैच करना चाहिए, और दोनों में सामंजस्य बहुत अच्छी तरह हो जाता है जब हम बुद्ध के निर्वाण की तिथि को 1864 बीसी में लेते हैं। और जैन सोर्सेस में जिस श्रेणिक की बात की गई है वो बिंबिसार नहीं है। ये एक और मिस्टेकन आइडेंटिटी इतिहासकारों द्वारा हुई। इतिहासकार क्या करते हैं, वो जो श्रेणी और जो बिंबिसार को कहा गया है बुद्धिस्ट सोर्सेस में, उसको जैन सोर्सेस में जिसको श्रेणी कहा गया उनको साथ मैच कर देते हैं, और जो अजात शत्रु है जो कि बिंबिसार के पुत्र हैं, उनको श्रेणिक के पुत्र कुणिक के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। ये आइडेंटिफिकेशन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य मानने की वजह से बुद्ध और महावीर कंटेम्पररी हो जाते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है, क्योंकि उदाई तक आते आते लगभग महावीर निर्वाण के 60 वर्षों बाद ही नंद राजा बन जाते हैं। तो फिर यहाँ जो नंद मगध में जो नंद थे और वहां के, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। तो ये जो ट्रेडिशनल क्रोनोलॉजी जो जैन सोर्सेस में, बुद्धिस्ट सोर्सेस में, पुराणों में उपलब्ध है, उनका अगर हम रिकॉन्साइल करना चाहें तो तीनों को तीन अलग अलग जो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें देखें तो हम स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से रिकॉन्साइल कर सकते हैं। एक और मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया, विनय पिटक। ये उपालि जो है, विनय पिटक का स्थापन किया था प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो है आषाढ़ पूर्णिमा से लेके अश्विन पूर्णिमा के, ये एक उनका बुद्धिस्ट में एक पवरन दिवस होता है, वो आश्वयुज अश्विन पूर्णिमा के दिन होता है। लगभग 28 सितंबर 1864 बीसी को उपालि ने विनय पिटक
की प्रस्तुति की थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और उस समय उसमें फर्स्ट डॉट लगाया था। और उनके जितने भी सक्सेसर रहे हैं, दासक, सोनक, सिग्गव, मुगलिपुत्र तिस्स, ये चलते चलते संगभद्र जब हुए हैं उस समय तक 975th डॉट उसमें लगाया गया था। तो इस तरीके से ये जब मैन्युस्क्रिप्ट कैंटन पहुंचा जो चाइना में, उस समय एक किंग युंग मिंग वो राजा थे, उनका 7th रेगडल ईयर था। अब संगभद्र थे, एक हीनयान के स्कॉलर रहे हैं, ये वसुबंधु के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, और ये सर्वविदित है कि वसुबंधु जो है बुद्ध निर्वाण के 9 वर्षों बाद हुए हैं। तो संगभद्र और वसुबंधु दोनों जो है समकालीन थे। तो वो संगभद्र का समय भी वही है जो वसुबंधु का समय है। तो अब हमें वसुबंधु का समय बुद्ध निर्वाण के आधार पर स्थापित करना है, और जो चाइना के जो राजा हुए हैं किंग युंग मिंग, उनका समय क्या था उसका निर्धारण करते हैं। तो ये तो आधुनिक इतिहासकारों ने ये केवल 489 एडी में वो 483 बीसी को या 486 बीसी को बुद्ध निर्वाण मानते हुए 975 ईयर्स पीछे आ गए, फिर उन्होंने फिक्स कर दिया 489 एडी को। उस समय संगभद्र हुए थे, लेकिन 489 एडी में वसुबंधु संगभद्र का समय निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा, इनको 3 डॉट फिर उसको कहते हैं कि किसी ने गलती से ऐड कर दिए। तो ये बहुत सारे स्पेकुलेशन के आधार पर जो है ये स्थापित करते हैं कि 489 एडी में ही हुए, क्योंकि 489 एडी में एक चाइना का राजा है जिसका नाम मिलता जुलता है युंग मिंग से, तो ये इस वजह से उनको 975 को 972 ईयर्स मान लेते हैं। अब हमारे लिए एक समस्या थी कि ये जो युंग मिंग है जिसको वूटी करके कहा गया है, ये कौन है? वो ये तकाकुसु एंड पाशो, इन्होंने आइडेंटिफाई किया, एक किंग जियोजे करके हुए हैं और सदन की डायनेस्टी के। उनको यही है क्योंकि इनका नाम था वू था, उनके मृत्यु के बाद उनको वू नाम दिया गया, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। मेरे विचार से ये यिंग जेंग ऑफ क्विन डायनेस्टी हुए हैं, जिनका एक रॉयल टाइटल था वूटी, उसको हुआंग टी करके था। ये वूटी करके जो विनय पिटक का जो उल्लेख आता है, उन्होंने शासन किया 907 to 880 बीसी के आसपास। तो इस तरीके से वसुबंधु का समय आता है 960 to 880 बीसी, संगभद्र का भी समय 950 to 870 बीसी में आता है। अब हम एक ट्रेडिशनल कैलेंडर है कपिलवस्तु का, उसमें एंशिएंट बर्मीज ट्रेडिशन के बारे में कहा गया है कि ये कौत्स इरा था, जो कि एक 5 ईयर युग कैलेंडर को मानते थे। इसका इपोक जो कौत्स इरा का जो बुद्धिस्ट जो एंशिएंट बुद्धिस्ट बर्मीज ट्रेडिशन है, उसका इपोक लगभग 10,652 बीसी में उसका इपोक जाता है, क्योंकि कौत्सहिर में ये लिखा हुआ है कि बुद्ध के जन्म के 68 ईयर्स पहले कौत्स इरा का कैलेंडर का प्रयोग बंद कर दिया गया। वो कौत्स इरा का कैलेंडर लगभग 8640 वर्षों तक चला है, और वो सैटरडे शनिवार के दिन उसको उस कैलेंडर का परित्याग करके नया कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मैंने उसकी गणना करके मैंने ये निकाली, 24 फरवरी 2011 बीसी को कौत्स इरा को समाप्त किया गया, और एक एड्जन इरा है, इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और वो संडे के दिन प्रारंभ किया, वो है 25 फरवरी 2011 बीसी। ये जो एत्सना है, ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो पितामह थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया, और ये माना जाता है बर्मीज ट्रेडिशन में कि बुद्ध का जन्म 68th ईयर ऑफ एत्सना इरा, जो एत्सना ने जो इरा प्रारंभ किया था उसके 68th ईयर में बुद्ध का जन्म हुआ है। वो 15 मार्च 1944 बीसी ये बुद्ध का जन्म है। ये एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी हम, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से भी हम साबित कर सकते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ। अब हमने बुद्ध जन्म बुद्ध निर्वाण की तिथि पर चर्चा कर ली। एक और समस्या आती है कि बहुत सारे कुछ ऐसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हैं, उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, बुद्ध बहुत सारे हुए हैं, 24 बुद्ध हुए, 28 बुद्ध हुए। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बुद्धवंश, उसके अंदर 24 बुद्धों के
उनके जीवनी और उनके बारे में लिखा गया है। ये है, दीपांकर से स्टार्ट करते हैं। दीपांकर, कौंडन, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, ये लगभग काश्यप तक आते हैं और ये 24 बुद्ध हुए हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध जो हुए हैं वो 25th बुद्ध हैं, और फिर मैत्रेय बुद्ध जो कि भविष्य में होंगे। ये मैत्रेय बुद्ध एक तरह से थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जैसे कल्कि का अवतार होगा फ्यूचर में, और जैसे ज्यूइश एंड अदर्स में कि एक मसाया है। ये एक तरह का एक थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। वस्तुतः गौतम बुद्ध को 25th बुद्ध मान के बुद्ध वंश में बताया गया। लेकिन महायान की एक और परंपरा है, उन्होंने क्या किया, 3 और बुद्धों को ऐड किया दीपंकर से पहले, वो तहंकर, मेधांकर और शरणंकर। तो इस तरीके से महायान ट्रेडिशन में 28 बुद्धों का कॉन्सेप्ट उन्होंने स्थापित किया। वस्तुतः ये ऐतिहासिक थे या नहीं, इसके बारे में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि इन 2 टेक्स्ट बुद्ध वंश के अलावा हमें कहीं भी ये 24 बुद्धों का या 28 बुद्धों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। मेरे विचार से मुझे लगता है कि जो जैनिज्म में जो 24 तीर्थंकर है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये 24 बुद्धों का कॉन्सेप्ट बनाया गया। फिर बाद में पुराणों में जो 28 व्यासों की बात की गई है, उसके आधार पर 28 बुद्धों की एक कल्पना की गई है। वस्तुतः ऐतिहासिक रूप में केवल 7 थे, जो शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और उनके परंपरा में, जो कि दीर्घ निकाय में केवल शाक्य फिलोसोफर्स की बात की गई है। वो विपश्यी से स्टार्ट होता है, विपश्यी, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छंद, कनकमुनि और कश्यप। ये 6 शाक्य फिलोसोफर्स हुए हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध 7वें हुए हैं। गौतम बुद्ध को गौतम इसलिए कहा, गौतम गोत्र बुद्ध का नहीं था, क्योंकि बुद्ध तो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए थे। गौतम केवल उनके गुरु, मुझे लगता है जो लास्ट कश्यप कहा गया या जो भी उनके शिष्य रहे, वो गौतम गोत्र के रहे होंगे, जिनके पास बुद्ध ने शाक्य दर्शन का जिनसे पढ़ा है। इसलिए बुद्ध का नाम से पहले गौतम, उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। और ये ऐतिहासिक हो सकते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जो जिस दर्शन को, वो शाक्य दर्शन को, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये महायान एक अर्ली बुद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध को 7वां बुद्ध माना गया। लेकिन थेरवाद बुद्धिज्म जो है वो केवल 3 को ही मानता है, वो क्रकुच्छंद, कनकमुनि और कश्यप, उसके बाद बुद्ध। तो इस तरीके से थेरवादिन केवल 4 बुद्धों को ही मानते हैं, और जो अर्ली महायान परंपरा में 7 बुद्ध हैं। और इसका एक एपिग्राफिक एविडेंस भी है। अशोक का जो एक निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है, उसमें कनक मुनि के स्तूप का पुनरुद्धार करना और उसको और विस्तृत बनाया गया, जो कि कालाशोक ने अपने 14वें रेगनल ईयर में ये कनक मुनि के स्तूप का पुनरुद्धार किया था। तो ये साबित करता है कि गौतम बुद्ध से पहले एक कनक मुनि नाम के एक शाक्य फिलोसोफर हुए हैं। तो एक गौतम बुद्ध जिस दार्शनिक परंपरा के थे, वो शाक्य दर्शन की परंपरा है। उस परंपरा में लगभग 6 शाक्य फिलोसोफर हो चुके हैं, विपश्यी, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छंद, कनकमुनि और कश्यप। और सारी परंपरा, भारतीय परंपरा और श्रीलंका, बर्मी, सभी परंपरा में बुद्ध को इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म लेना बताया गया है। तो अगर हम इक्ष्वाकु वंश को वैदिक इरा से देखें, लगभग 11,250 बीसी से लेके इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए। उसके बाद एक शशाद राजा हुए, वहाँ से लेके दशरथ तक 60 राजा हुए हैं। वो 7,500 से लेके 5,677 बीसी तक। श्री राम का जन्म हुआ है 5,674 बीसी में। तो ये रामायण इरा में श्री राम 61वें राजा थे उस परंपरा में। उसके बाद लव और कुश राजा हुए। लव कुश से लेकर के अग्निवर्ण तक ये उसी सीरीज में 61 से लेके 81, अग्निवर्ण लास्ट 87th किंग थे। उनकी मृत्यु हो जाती है 4,750 बीसी के आसपास। हमें यहाँ 4,750 से लेके महाभारत काल तक लगभग 1400-1500 वर्षों का एक अंतराल आता है, जिसमें इक्ष्वाकु राजाओं के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होता। लेकिन ये जम्मू के राजवंशालय में ये लिखा हुआ कि अग्निवर्ण के मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे या उनके जो भाई थे,
वो जम्मू की तरफ माइग्रेट कर गए जहां पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। उसी परंपरा में जो राजा हुए हैं उन्होंने ही जम्मू की स्थापना की। फिर महाभारत काल में हमें महाभारत से मिलता है कि बृहद्बल जो है वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अयोध्या के। वो महाभारत युद्ध में बृहद्बल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बृहतक्ष जो है वो अयोध्या के राजा बनते हैं। तो बृहतक्ष से लेकर शुद्धोदन तक 29 राजा हुए हैं। उनका समय आता है 3160 1900 बीसी तक शुद्धोदन। क्योंकि सिद्धार्थ जो बुद्ध हो चुके थे वो राज्य छोड़कर चले गए थे, तो सिद्धार्थ बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल, और वहां से लेके सुमति तक इनका शासन आता है 1900 टू 1700 बीसी के आसपास। महापद्मनंद जब मगध के शासनकार बनते हैं तो वो इक्ष्वाकुओं के शासन को समाप्त करके अयोध्या को मगध का पार्ट बना देते हैं। इस तरीके से इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या में शासन का अंत हो जाता है सुमति के बाद, राजा सुमति के बाद, क्योंकि महापद्मनंद जो है इक्ष्वाकुओं के राज्य को मगध राज्य में मिला देते हैं। इस तरीके से अगर हम गौतम बुद्ध के काल का हम एक उसका हम देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म जो है 15 मार्च 1944 बीसी में हुआ, वैशाख शुक्ल अष्टमी को हुआ है। फिर बुद्ध का जो वो बुद्धत्व को जो प्राप्त हुए वो 23 अप्रैल 1909 बीसी में, तब वो 35 वर्ष के आयु के थे। बुद्ध का निर्वाण 5 अप्रैल 1864 बीसी में हुआ जब वो 80 वर्ष के थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी लगभग सितंबर 1864 बीसी में हुआ जब उपाली ने विनय पिटक की स्थापना विनय पिटक का प्रवचन किया। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय होता है। ये हमें बहुत प्रमुख रूप से देखना पड़ेगा क्योंकि सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोक का समय जो 100 वर्ष दिया गया है वो कालाशोक के बारे में बता रहे हैं, वो मौर्य अशोक के बारे में नहीं। और ये कालांतर में दोनों अशोकों दोनों मिक्सअप हो गया जिसकी वजह से भी कुछ क्रोनोलॉजिकल एरर्स हुए हैं। ये सेकेंड बुद्धिस्ट। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मौर्य अशोक के समय हुआ है, वो 1529 बीसी में हुआ लगभग। ये 1765 बीसी। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल के 236 वर्ष के बाद मौर्य अशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल परिषद के वो उसका आयोजन हुआ। उसके बाद हमें नागार्जुन वज्रपाणी का इपोक आता है 1550 बीसी। और उसके बाद कुषाण किंग जो कनिष्क हुए हैं वो नागार्जुन वज्रपाणी के निर्वाण के 400 वर्ष बाद कुषाण का समय आता है। इस तरीके से हमें बुद्धिज्म की एक परंपरा और एक बहुत बड़ा इतिहास हमें इसी कालक्रम में लिखना है। तो इस आधार पर जितने भी मैंने तथ्य प्रस्तुत किए उसके आधार पर बुद्ध का निर्वाण जो है 1864 बीसी में हुआ, ना कि 483 बीसी। लगभग 1380 वर्षों का एक भयानक एक बहुत ही भयंकर भूल हुई है भारतीय इतिहास लेटर भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। इस 1380 वर्षों का जो इतिहास जो उन्होंने उसको मिक्सअप करने के ये दो तिथियों में इस अंतर को ना समझ पाने की वजह से भारतीय इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि जो भी पुराणों में जो इतिहास दिया गया है वो पूर्णतः सही है अगर आप बुद्ध निर्वाण के तिथि को सही करते हैं। तो हमें इस भयंकर जो गलती इतिहासकारों ने किया है, कॉलोनियल हिस्टोरियंस और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने, हमें इस बुद्ध निर्वाण के तिथि को पुनः एक सही ढंग से और तार्किक रूप से और प्रमाणों के आधार पर हम स्थापित करें तो भारत की पारंपरिक क्रोनोलॉजी पूर्णतः सत्य है। और बुद्ध का निर्वाण आज से लगभग 3884 वर्ष पहले हुआ है और बुद्ध का जन्म लगभग 3940-50 वर्ष पहले हुआ है। तो इस तरीके से जो कालक्रम है, हमारी परंपरा में जो कालक्रम दी गई वो पूर्णतः सत्य है। तो हम अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं।